नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे मजदूर, रेल और सियासत। देश में लॉकडाउन है और इसकी सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ रही है। आलम यह है कि लॉकडाउन को लेकर मजदूरों में यह भ्रम है कि लॉकडाउन तय समय पर खुलेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अब तक कामकाज पूरी तरह से बंद है। अब तक सरकार के साथ साथ तमाम संगठनों और संस्थाओं की तरफ से सुविधा मुहैया करवाई जा रही थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हालात ये हो गए थे कि इन मजदूरों को खाने तक के लाले पड़ गए। घर में राशन तक नहीं मिल रहा है और भूख ने पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ये बदनसीबी कहेंगे कि ये वो मजदूर हैं जो बहुत ईमानदारी से, मेहनत से दिन रात एक करते हैं, लेकिन आज आलम यह है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब घर में राशन तक नहीं बचा तो अब पैदल ही घर के लिए वो चल पड़े हैं। लेकिन फिर भी जो खबरें लगातार सामने आ रही है, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ, पाँव में उनके छाले पड़े हैं, लंबा सफर वो तय कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से अब तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ये वही मजदूर हैं जो ट्रैक के सहारे अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे बात ये भी सामने आ रही है कि अगर ये सड़क से जाते हैं तो पुलिस इनको रोकेगी टोकेगी, जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी कि इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, और अभी कितना सफर तय करना है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य इनको पहुंचना है, कितने बॉर्डर इनको क्रॉस करने होंगे और किस तरीके से ये सफर वो तय करेंगे, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम मजदूरों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुन लेते हैं। कहाँ से आप आ रहे हो? नागलोई से आ रहे हैं, प्रेमनगर। नागलोई से आप आ रहे हो। आपको कहाँ को जाना है? जाना झांसी। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ खाने पीने को कोई फैसिलिटी? खाने पीने को तो मिल रही है, बस दिक्कत यही है कि ना काम खुल रहा है, और जो झुग्गी थी वो झुग्गी मिट गई, ठेकेदार ने मिटा दी है। क्या तोड़ दी आप लोगों ने? तोड़ दी है। तो रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है अभी? रहने को ले नहीं है, खाना तो मिल रहा है, लेकिन गांव में बच्चे छूटे हैं, कम तो 2 साल के बच्चे छूटे हुए हैं, बस घर जाना चाहते हैं। सरकारें कह रही हैं वो ट्रेनें खोलेंगे, बसें खोलेंगे। ट्रेनें कुछ नहीं हो रही हैं, ना ट्रेनें खुल रही हैं, ना बस खुल रही, कुछ नहीं हो रहा है। सब भरमाने का जगह है, सरकार का कोई काम नहीं हो रहा है। वजह ये है कि ठेकेदार की झुग्गी मुग्गी, लाइट माइट की सुविधा कुछ नहीं है। झुग्गी तपती है, पन्नी डली हुई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या करें, धूप पड़ रही है, बस गांव जाना चाहते हैं। पंजाब से आए थे, चंडीगढ़ से। न जाने देते हैं, मारते हैं पुलिस वाले डंडे। हम किस कारण नहीं जाने देते, इनसे ये सवाल पूछिए। 3 दिन के बाद हम खाना खाते हैं, नहीं खाना खाते हैं मैं नहीं पा जाते हैं, मारने लगते हैं। कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं। मकान मालिक बोलता है यहाँ से जाओ, नहीं जाओगे तो नहीं, हम मारेंगे। रूम भाड़ा हमको दो। रूम भाड़ा मांग रहे हैं मकान मालिक, भगा रहे हैं, पैसा नहीं, हम कैसे दें? काम नहीं चल रहा है। कितने दिन बाद खाना खाया? 3 दिन के बाद खाना खाया हुआ है। 3 दिन के बाद देखिए पैर सूजा हुआ है। हम अमृतसर से आए बाबा। तो कैसे आए हो यहाँ? पैदल आ रहे, पैदल सारे लोग निकल रहे, जो हम ही निकला। हम ही राजस्थान जाना, चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा। तो आप वहाँ रहते थे, तो आपको वहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई मदद कितना दिन बता दिया, 2-2.5 महीना कह दिया ये खुलेगा, इस तारीख का खुलेगा, ये तारीख का खुलेगा, कोई नहीं खुला। मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है। तो काम वगैरह नहीं मिला वहाँ? कोई काम नहीं मिला। झाड़ू था जो बिगड़ गया बरसात में। बहुत जाना कहाँ आपने? भिलवाड़ा, राजस्थान। तो रास्ते में किसी ने पूछा नहीं आपसे यहाँ कोई नहीं पूछा मेरे को। रास्ते में बहुत लोग निकल रहा, पैदल निकल रहा, साइकिल से निकल रहा, और निकल रहा बहुत, इसलिए हम ही निकल गए बाबू। तो यहाँ काम नहीं मिल रहा? कोई काम नहीं मिल रहा। मेरे गांव जाना, मेरे माँ बाप है, मेरे आंधी माँ बहन है, बाजार बंद उधर, गाँव में नहीं जाने दे रहे। कोई राशन ला के देते वो खाते बस। सर कितने आदमी हो, कहाँ जा रहे हो? 30 आदमी है। हम घर पे जाना चाहते हैं राजस्थान। तो वहाँ से पैदल ही आए हो? वहाँ से पैदल आए, कोई हेल्प नहीं किए कोई सरकार ने हमारी। कितने बच्चे भी हैं साथ में? बच्चे है 10, 12, 13 बच्चे हैं हमारे साथ। दूसरी जनानियाँ है, लेडीज है,
तो वहाँ क्या काम करते थे? झाड़ू बेचने किए थे, कुछ धंधा भी नहीं हुआ उधर। तो वहाँ से बात नहीं की, वहाँ से डिप्टी की बात की, वो कोई हेल्प नहीं किया। उसने बोला तो मेरे घर से सरपंच को बात करो, सरपंच को, वो भी सरपंच कुछ नहीं किया हमारा। उन्होंने भी नहीं कोई बात की तो उसने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। आप वहाँ से फिर पैदल ही चल पड़े? पैदल चले पड़े। फिर 14 दिन के बाद उधर उस लॉकडाउन नहीं पड़ा था, 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद खुल जाएगा, इसलिए अब रुक गए थे उधर। फिर 3 तारीख बता दी थी, 3 तारीख फिर तो हम तो निकल गए। अब महीना 1.5 महीना उधर रुक गए, भूखे मरने लग गए हम भी, खाना भी नहीं मिल रहा था। तो वहाँ सरकार की तरफ से कुछ खाना वगैरह नहीं? खाना भी नहीं मिलता, चावल मिलता है, एक टाइम मिलता है, इतना खाते, चावल खाते भी नहीं हम तो। तो आप पैदल ही जाओगे? आप पैदल नहीं, आप जैसे कोई लोग हो तो हमारी हेल्प करोगे तो भगवान आपका भी बड़ा भला करेगा। कहाँ से आए? हम लोग सर जमुना नगर कलनौर से चढ़ाए और हम लोग को पंजाब की तरफ ले आके और मार रहे हैं पुलिस सर। फेंक दिया हम लोग को। इधर फेंक दिया, हम लोग 300 बंदा है। अब बोल रहा था कि तुम लोग को टेस्ट कराएंगे। इधर टेस्ट कराने के लिए बोला और टेस्ट भी नहीं करा रहा इधर। कहाँ काम करते थे? हम लोग जमुना नगर काम करते हैं। जमुना नगर जा रहे हैं हम लोग, जमुना नगर भी नहीं जाने ना, यूपी के तो यूपी भी नहीं जाने दे रहे। आप क्या पंजाब भेज रहे हैं तुम्हें? अब इधर पंजाब हम लोग को भेज रहे हम हैं। लोग बोल रहे हैं कि इधर टेस्ट कराएंगे। कहाँ से आए हो? हम लोग जमुना नगर से आए हैं। अच्छा। फंसे हुए थे, प्लाई बोर्ड में काम कर रहे हैं। 2 महीने से कंपनी परमिट नहीं दे रही थी और बोल रहे उधर खुराक लाला भी नहीं दे रहा है। हम लोग इसी तरह जा रहे थे, खाए पिए हैं और शाम सुबह से भी नहीं खाए हैं। और इधर बोले कि तुमको टेस्ट कराएंगे, ले आकर बोले कि यूपी में टेस्ट कराकर भेज देंगे तुम लोग को घर। सर हम लोग क्या कहें, हम लोग को ऐसा ऐसा बोलकर इधर फंसा दिया, लेकर इधर फेंक दिया। अब यही बस बोलते हैं कि हम लोग को अपना घर जाना है। यूपी जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, और कुछ नहीं चाहिए पंजाब छोड़ रहे हैं जी। हम लोग को और इधर भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। हम लोग का माँ बाप रो रहे हैं ऐसा ऐसा। रोइए मत, रोइए मत। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ सर, हम लोग को सुबह में वहाँ बैठे तो बोले कि चलो तुम लोगों का मेडिकल होगा और गाड़ी से जाओगे, और बस में ट्रक में बैठा के ऐसे ट्रक में और भेज दिए। हम लोग को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिए। फिर पूछने लगे सर कहाँ जाएं, तो डंडा मारने लगे सर हम लोगों को। अभी हमारे चित्र पे भी लगा निशान, कहीं दिखाएं खुद के, ये लोग मार के खदेल दिए। इधर से उधर हम लोग भागने लगे। पुलिस बोली घर जाना चाहते हो? सर घर चले जाएं तो ठीक है, तो हम लोग यमुना नगर वापस छोड़ दिए। हम जहाँ से आए वहाँ। तो परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं? हाँ सर, मार हो रही है। ये लोग मार रहे हैं डंडा डंडा हम लोगों को, दौड़ा दौड़ा के पुलिस, हरियाणा पुलिस। सर यूपी हम पठानकोट से आए हुए हैं और यूपी जाने वाले हैं। कितने लोग उतर रहे हैं? 50। क्या हुआ है सर बस। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी, ये उन मजदूरों की प्रतिक्रिया है जो अपने गृह राज्य से दूर हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। और बहुत भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब से कुछ प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं एएनबी न्यूज के संवाददाता ने मौके का जायजा भी लिया। अब हमारे साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब हम उनसे बात करते हैं भी उन्होंने इनके लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? संदीप शर्मा। संदीप जी क्या काम करते हैं? मैं इंस्पेक्टर हूँ एमसी मंडी में। ओके संदीप जी, आप मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और आपने इन लोगों को जाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखा है? इनके लिए यहाँ पे बसें लगाई हुई हैं। पहली बार जो हमारा जो रूट जो है करीब 4 बसें में निकल चुकी हैं जो सुल्तानपुर जाएगी। वो बस उनकी ट्रेन जाएगी पटियाला से। अभी जो 3 ज़िले हैं, गोरखपुर है, महराजगंज है और गोरखपुर है, इनकी बसें जो है अभी यहाँ से इनको बैठा रहे हैं। इनकी ट्रेन शाम को सरहद से जाएगी। इनका खाने का इंतजाम क्या किया हुआ है? पानी और खाने वाला फूड इनको ट्रेन में मुहैया कराया जाएगा। अब हम खड़े हैं मंडी गोबिंदगढ़ के खालसा स्कूल के ग्राउंड। इनके साथ है रविंद्र प्रताप सिंह, हमारे प्रवासी राजेंद्रा, राघवेंद्रा, गोरखपुर में जाने के लिए तैयार है। अवर बिहारी, किरण शाम को 6 बजे जाएगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने प्रवासी जिनका नाम बोल रहे हैं, अपने नाम तो कम से कम सुनो ना आप लोग। कि पिछले 40 दिनों से अपने घर जा सिर्फ गोरखपुर जिले वाला बोल रहे हैं। और जैसे अभी तो ट्रेन जा रही है, लेकिन हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि प्रवासी भाई साइकिलों से पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। कोई रेलवे ट्रैक पे जा रहा है, कोई राष्ट्रीय मार्ग पर जा रहा है। अब हम उनसे बात करते हैं इनकी क्या क्या मजबूरी है, अब इनको जो जाना पड़ रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव बिहारी।
गौरव जी, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? यहाँ परेशानी है, माने काम चलता नहीं है, इसीलिए लॉकडाउन लगा है। हमारे तक कमाई दवाई है नहीं, माने बैठ के खाते हैं। सरकार ने पिछले काफी दिनों से दावे किए हैं कि हम आपको खाने का इंतजाम कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। क्या आपको खाना नहीं मिला? हम लोग परदेसी आदमी, हनुमानगढ़ जिसका मकान इनके साथ है अमरजीत। नहीं, हम किराएदार हैं। हनुमानगढ़ न कोई दिया हमका तक ले। हनुमानगढ़ क्या काम करते थे? हम रोलिंग मिल में रहते लोग। आगे है प्रदीप कुमार, क्या आपके मालिकों ने इनके साथ है छोटे लाल बिच्छू, आपके मालिकों ने आपको पेशुराम। नहीं दिया? नहीं दिया मालिक। जिनका नाम बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। किसी और से बात करते हैं अभी, उनकी क्या मजबूरी है जो जाना चाहते हैं। जो देखिए मेरे पीछे परिवारों के साथ बैठे हैं, जो परिवारों के साथ ही जाना चाह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, और क्या मजबूरी है, इनको गर्मी में धूप में पड़ना बैठना पड़ रहा है। और ये जाने के लिए हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चलो चलो आगे बोलो जी, नाम बोलो। हरिंदर प्रसाद जी, आप क्यों जाना चाह रहे आगे विजय कुमार, इनके साथ है राकेश मनीष, विजय कुमार के साथ राकेश मनीष। आदमी है क्या करें, आगे है वेंकटेश्वर दत्त, इसीलिए हम लोग वेंकटेश्वर दत्त अपने देश जा रहे हैं सर। इनके साथ पिछले हैं 40 राम दिनों में आशीष, खाना वगैरह रामज्ञा प्रसाद, मिला नहीं? कमलेश पांडे, मेरे को नहीं मिला, नहीं कुछ अभिमन्यु यादव, यहाँ कराने वाले हैं, गुजाराम। मिला हम लोग को कुछ। क्या नाम है? सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि हम सब इनको खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन हमने आज तक जितने भी प्रवासियों से बात की है उनका यही कहना है कि हमें खाना नहीं मिला। समझ नहीं है आ रही, भी एक भी प्रवासी ने नहीं कहा कि हमें खाना मिला है। और अगर हम बात करते हैं प्रवासी भाई से। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? चलिए ठीक है। रमेश जी, आप क्या काम करते थे? मैं तो रोलिंग मिल में काम करता था बाजी। अब आपकी क्या मजबूरी है जो आप जा रहे हैं? मजबूरी है कि काम बंद हो गया, काम काम कब शुरू हो चुका है? काम बंद है, काम अभी बंद है। अभी कुछ मालिक ने आपको पिछले 40 दिनों में खाना वगैरह प्रॉपर मिला? राशन पानी भी रामाशीष, आपके मालिकों ने कोई एडवांस दिया हो, भी लो रह लो? समज्ञा प्रसाद, फिर आप पिछले दिनों में कैसे गुजारा किया आपने? जैसे काम कर कमलेश पांडे, तब खा रहा था, अब काम बंद हो कहाँ गया। है कमलेश पांडे? पहले कमलेश पांडे काम बंद हो गया है तो बोल रहे हैं कमलेश पांडे, काम चलेगा, आप हैं? 22 तारीख ले काम चलेगा। अभिमन्यु, बंदे हम लोग जा रहे हैं, सारे बंदे गांव के जा रहे हैं। क्या अब जाने के बाद आप वापिस आने का मन बनाओगे? जी जब काम चलेगा तो ऐसे रामनाथ, गाँव जा रहे हैं, चलिए। बगीचे में घूम लेंगे, फिर आ जाएंगे। काम वहाँ पे चलेगा। आप कैसे गुजारा करोगे? मैं घर जाएंगे तो घर पे तो खेती बाड़ी है, थोड़ा बहुत समझिए चलो। गेहूँ गोवा हुआ काटे उठ लेंगे थोड़ा, और खाने पीने के तक घर पे हो जाएगा व्यवस्था। लेकिन यहाँ बैठ के क्या करेंगे, नहीं चला। गुड्डू चौधरी, अब जैसे हमारी इनसे बात हुई है, ये कह रहे हैं अभी हम अपने घर को वापस जा प्रमोल मर इनके साथ है, प्रमोल मर इनके साथ है, वहाँ पे खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत गुजारा गुड्डू चौधरी के साथ है, प्रमोल पर कहते हैं अगर काम चल जाता है गुड्डू तो चौधरी, वापस भी आना गुड्डू चाहते हैं। चौधरी। अब हम परिवार वालों से बात करते हैं, भी ये क्यों जाना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जबर निषाद, अनिता जी, आप क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ के आपको खाना वगैरह या राशन मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? फिर क्या क्यों जाना, क्यों जा रहे हैं आप? मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। वापिस आओगे यहाँ पे? जब लॉकडाउन खुलेगा जाऊंगी। लॉकडाउन तो खुल ही जाएगा, फिर तो जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम लोग जाएंगे घर। ये बच्चे आपकी हैं? हाँ। बेटा आप पढ़ते थे यहाँ पे? फिर अब आपकी पढ़ाई का क्या होगा? बताओ कैसे वहाँ पे पढ़ोगे जाके? अब स्कूल खुलेगा फिर आ जाएंगे। स्कूल खुलेगा तो आएंगे फिर आ जाओगे वापस? ठीक है। अब हम और प्रवासी भाइयों से बात करते हैं, विंद्रेश, वो क्यों जाना चाहते हैं? राम निवास, हाँ जी, आपका क्या नाम है? पवन कुमार, क्या? सोनू जी, आप क्यों जाना चाह रहे हैं गाँव? सर कंपनी बंद है, खाने पीने को परेशान। क्या काम करते थे आप यहाँ पे? रोलिंग मिल में करते थे। तो क्या आपको पिछले 40 दिनों में खाना या राशन मिला? नहीं जी, एक बार राशन मिला था, उसके बाद आधार कार्ड ले लिया लोग ने, फिर बाद में बोला आएगा आएगा, फिर आया ही नहीं। आया तो पिंड वालों को दे दिया प्रधान ने। कौन से गांव में रहते थे आप? रहते थे जी मुगल माजरा। अच्छा, मुगल माजरा में रहते थे। और आपका कोई राशन नहीं मिला? एक बार ही राशन मिला बस? हाँ जी, एक बार ही मिला। और आपके मालिकों ने आपके लिए कोई मदद की? मालिक जी बोलता था कनक दे देंगे, खा लेंगे, आटा खा लेंगे, तो उससे जी काम होने वाला नहीं था। गैस कुछ चाहिए, नून मसाला भी सब कुछ। और आप गाँव में जाके क्या करोगे? गाँव में जाकर फैमिली के साथ खाएंगे पियेंगे रहेंगे। अब खाना वगैरह वहाँ पे कैसे इंतजाम होगा? अपना खेती बाड़ी है, माँ बाप के साथ बैठेगा। आप वापिस आना चाहोगे? नाम बोला जिसको बोला है। लॉकडाउन खुल जाएगा, मिल बढ़िया चलेगी, फिर तो आएंगे जी।
इनका ये कहना है कि अगर मिल फिर से चलती है तो ये आना चाहेंगे, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो ये जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जो प्रवासी भाई हैं जो ये हमारे इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, तो ये अगर ये चले जाएंगे अपने गाँव तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। अर्थव्यवस्था हमारी पहले ही खराब है, तो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इनका रहना बहुत जरूरी है। ANB न्यूज़, कृष्ण वर्मा, मंडी गोविंद। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, ये रिपोर्ट आपने देखी है और अंदाजा आपने लगा दिया होगा कि इन मजदूरों पर इस वक्त क्या बीत रही है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर अभी भी भ्रम है इन लोगों में कि ये लॉकडाउन खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा। क्योंकि जो पहले बात सामने आई थी कि 3 मई तक लॉकडाउन है, एक उम्मीद थी कि 3 मई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और फिर से इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सब्र किया, लेकिन अब सब्र नहीं होता, क्योंकि कब तक एक इंसान घर में बैठा रहेगा, जबकि वो इंसान जो दिन भर में कमाता है और फिर रात के वक्त उन्हीं पैसों से राशन खरीदकर अपने परिवार को पालता है। जब लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहेगी तो आने वाले वक्त में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक बन सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल को विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही की घटना थी जब औरंगाबाद में हमने वो देखा था कि प्लेटफॉर्म पर रोटी के टुकड़े पड़े थे। एक सबूत थे वो उन मजदूरों के जिन्होंने ये बता दिया कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही इनको यहां पर खींच लाई है और अब कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है, कमाने का कोई जरिया नहीं रहा। तो शायद इससे बेहतर यही है कि अपने घर वो चले जाएं, लेकिन घर ले जाने के लिए कोई साधन इनके पास नहीं है कि घर ये कैसे जाएं। गाड़ियों की जो व्यवस्था की गई है, ट्रेन की व्यवस्था की गई है, वो बहुत धीमी गति से चल रही है। मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर इस गति से सरकार का काम चलेगा, सरकार इस गति से ट्रेन या बसों का अरेंजमेंट कर रही है। एक तो बहुत लेट ये डिसीजन लिया गया, उसके बाद जो ट्रेनें चल रही हैं, जो बसें चल रही हैं, उसमें भी जो रफ्तार है बहुत धीमी है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के सामने संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। एक कॉलर हैं, जगदीश सिंह है चंडीगढ़ से। जगदीश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे हिसाब से तो जो ट्रेन चल रही है उसमें भी सही ढंग से उसका वो नहीं किया जा रहा है। फार्म वगैरह चाहे जो भी, जैसे टिकट उकट में भी सही रूप से लोगों को बताया नहीं जा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान होकर के मजबूर हो रहे हैं पैदल रास्ते से चलने के लिए। बिल्कुल जगदीश जी, आधी अधूरी जानकारी मजदूरों के पास है, क्योंकि इनको यह भी नहीं पता है कि लॉकडाउन 17 तारीख को खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा, क्योंकि 3 मई के बाद से इनका जो विश्वास था वो भी डगमगा गया है। रही ट्रेनों की बात, तो रजिस्ट्रेशन का इनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं, और ना ही कोई इनकी मदद कर रहा है। जी, कोई मदद भी नहीं कर रहा है बिल्कुल, जबकि इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अनपढ़ जी, जबकि देखिए बाहर लोगों के लिए जहाज भेजे जा रहे हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी जा रही है, इनके लिए छोटा मोटा थोड़ा तो काम नहीं किया जा सकता है? इनके लिए भी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो कब तक आखिर इंतजार करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन अगर खुलता है तो किन शर्तों के साथ खुलेगा। लोगों के सामने तमाम परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, साइकिलों से मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब खाने तक के लाले पड़ गए हैं। सरकार की तरफ से अगर वक्त रहते इन पर ध्यान दिया होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती, क्योंकि ये वही मजदूर हैं जो शुरुआत से ही यही मांग, यही गुजारिश सरकार से कर रहे थे कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। हमने वो प्रतिक्रिया भी सुनी है जिसमें ये मजदूर रो रहे थे। इनका साफ कहना था कि वो अब 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं। एक कॉलर है कानपुर से, अजीत सिंह हैं। अजीत सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। तो ये जो लॉकडाउन है ना, इसमें सरकार अपने विज्ञापन को प्रचार करती है और घर घर तक पहुंचा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से मजदूर है वो फंसे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है। क्योंकि मजदूर अगर पढ़ा हुआ होता तो फैक्ट्री में मजदूरी या खेतों का काम न करना होता। बिल्कुल अजीत सिंह, लेकिन ये मजबूरी है इन मजदूरों की। कोई नहीं चाहेगा कि वो 700, 800 या 900 किलोमीटर लंबा सफर अपने आप वो तय करे, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरें, पाँव में छाले पड़ गए हैं और जो पेट है वो भूख से तड़फ रहा है। फिर भी घर जाने की इनको है, क्योंकि अब तक इन्होंने इंतजार किया इस भरोसे कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और ना ही इनके घरों तक राशन पहुंच रहा है। शुरुआत में स्थितियां सही थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बहुत ज्यादा डगमगा रही है। और ऐसे वक्त में अगर मजदूर अपने घरों में रुकते हैं तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तड़फ रहे हैं। हेलो
जी सर मैंने वही बताया ना, मजदूर अगर इतना पढ़ा लिखा और समझदार होता तो वो अपने घर में स्टे रहता। जी जी घर में क्या बाहर स्टे रहता, लेकिन एक सीमा होती है ना। सरकार ने पहले 20 दिन के लॉकडाउन किया, फिर 30 दिन और बढ़ा दिया, ऐसे कर बढ़ा रहा। तो न तो एक तय सीमा है कि आप 2 महीने के लिए लॉकडाउन रहेंगे या 7 दिन के लिए रहेंगे। और उधर मजदूरों को जो पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, सिर्फ जनधन अकाउंट वालों को दिया जा रहा है। जी जो थोड़ी सी राहत दी जा रही है तो जनधन अकाउंट वालों को दी जा रही है। और जनधन अकाउंट में हर मजदूर का खाता नहीं है। जी खाता केवल उन्हीं लोगों को है जो पहले थे, जिनके पास कभी किसी ने खाता नहीं खुलवाया था, उन लोगों ने खाता खुलवा लिया। तो जो राशि दी गई वो केवल उनके लिए है कि 2-4 दिन आदमी गुजारा कर सकता है। 1,000 रुपया अगर सरकार 1 महीने में दे रहे तो इससे परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। कैसे दूध आएगा? बिल्कुल बिल्कुल अजीत सिंह, अब तस्वीरें हम देख रहे हैं क्योंकि शुरुआत में तो तमाम संस्था और तमाम सामाजिक संगठन मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें भी नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि अब बिलबिला उठे हैं ये मजदूर, क्योंकि भूख इतनी ज्यादा है, पेट में राशन तक नहीं गया। कैसे वो सब्र करेंगे, कैसे वो इतना लंबा वक्त काटेंगे कि आप कह रहे हैं कि 17 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं है, अब तक इनकी सुध नहीं ली जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, गणपत राय हैं चंदौली से। गणपत राय जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरे हिसाब से ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाया है, काम तो ठीक है, ये लोग कर रहे हैं मजदूरों को लाने के लिए व्यवस्था, लेकिन इसकी सही जानकारी और उनके लिए सही रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। या तो उनके लिए अब गरीब मजदूरों की क्या जानकारी, वो क्या फार्म भर पाएंगे और क्या कुछ कर पाएंगे, इसके लिए तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नहीं गणपत राय जी, हम देख रहे हैं कि तस्वीरें इस वक्त बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली है। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये तो वो तस्वीरें हैं जो धरातल पर साफ तौर पर नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अब किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी या किसी सबूत की जरूरत है। इतना बड़ा सबूत हमने औरंगाबाद में देख लिया, जहां पर ट्रैक पर रोटी के टुकड़े पड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी है कि अगर सरकार वक्त रहते इनकी सुन लेती, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के लिए बसों का अरेंजमेंट किया गया, अगर मजदूरों के लिए उस वक्त बसों का अरेंजमेंट किया होता, ट्रेनें चलाई होती, तो आज ना तो सरकार पर यह प्रेशर होता, दबाव होता कि आप इतने ज्यादा मजदूर हैं, कैसे इन लोगों को इनके गृह राज्य तक पहुंचाया जाए। अगर वक्त रहते सरकार बहुत सख्त कदम उठाती और इनकी सुनती, तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। यही कमी सरकार की रही है। गरीब के लिए गरीब यही तो है, जितना अमीरों के लिए ये लोग ध्यान दे रहे हैं, कहने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति, इनके लड़के होते, इनका कोई परिवार होता, ऐसे परिस्थिति में होता है कमी छोड़ते, ऐसे जाने देते। जो नेता या बड़े लोग मंत्री या जो भी लोग बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, ये लोग छोड़ते। बिल्कुल, चलिए गणपत राय जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जो गुस्सा है वो साफ तौर पर अब जनता में नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की जो संवेदनहीनता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो किसी भी ट्रेन को, किसी भी गाड़ी को अपने राज्य में एंटर नहीं करवाने दे रही हैं। यानी कि साफ साफ है कि अगर गाड़ी एंटर होती है तो बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं, वो पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो पश्चिम बंगाल में ही फंसे हुए हैं, अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएं। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करना होगा, तभी जाकर स्थितियां सुधर सकती हैं। एक कॉलर है गुरमीत सिंह है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर यूपी से। गुरमीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी श्रीमान जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। देखिए हम देख रहे हैं लोग बाग सड़कों पे दुखी हैं, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं जी। और दुख वाली बात, चिंता वाली बात यह है कि इनके पास में पैसे भी नहीं है जी जी। उसके उपरंत सरकार की तरफ से इनको कुछ राहत भी नहीं मिल रही जी। बहुत से कहते हैं सरकार ये दे रही है, सरकार वो दे रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं गुरमीत जी, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई हम देख रहे थे तस्वीरें, तमाम जो सामाजिक संगठन और तमाम जो ऐसे लोग थे, लोगों की मदद वो कर रहे थे, राशन बांटा जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये समय बढ़ रहा है, अब लोग ना तो मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और ना ही सरकार गंभीर है। सरकार को ये कहना था सबसे पहले कि जितने भी आदमी है जो इधर उधर प्रवासी आदमी जो प्रदेश में काम कर रहा है, उसको अपने जगह पे पहुंच जाना चाहिए। पहली बात, सरकार का ये जिम्मेवारी बनती थी जी। सरकार ने ऐसा कदम कोई नहीं उठाया। सरकार ने एकदम लॉकडाउन कर दिया। और इनकी समस्या ये है श्रीमान की, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मेरी बेनती ये है कि इनको अब खाने के लिए दिक्कत आ रही है जी। ये पैदल चल रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में, खाने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। जो इन्होंने 2 पैसे कमाए थे बेचारों ने, वो भी इन्होंने रास्ते में खर्च कर लिए हैं, भूखे चल रहे हैं। तो इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए सर। बड़ी दुख वाली बात। बिल्कुल। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। प्रीति हैं इस वक्त पंजाब से। प्रीति, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, तस्वीरें बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि जो स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई गई हैं उस पर सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आलम यह है कि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अगर सरकार को यह पता था कि मजदूरों को वाकई भेजना है, लॉकडाउन की डेट आगे एक्सटेंड होगी, तो पहले ही इनके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना था। लेकिन सरकार ने लेट लतीफी करी, इसको हल्के में लिया और अब तस्वीरें सबके सामने हैं। आलम यह है कि अब ये लोग उस चौराहे पर जाकर खड़े हो गए हैं, ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे ये वापस जा सकते हैं। भूख ने इस कदर सड़क पर ला दिया। आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे भूख के लिए तरस रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं और अभी भी लंबा सफर तय करना है। कोई साधन नहीं है ऐसा जिसमें ये बैठकर अपने घरों तक पहुंच सकें, क्योंकि इनको पता है कि लॉकडाउन के चलते कामकाज पूरी तरह से बंद है। आने वाले वक्त में जो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था उसमें भी लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता, अगर खुलता है तो कौन कौन सी शर्तें उसके साथ होगी। लोगों में अभी यह समस्या बहुत ज्यादा है क्योंकि अवेयर भी नहीं है और ना ही किसी ने अब तक इनको अवेयर किया है। और आलम यह है कि राशन तक खत्म हो चुका है और अब भूख ने इस कदर इनको मजबूर कर दिया है कि ये पैदल ही चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, मोहित राजपूत हैं, रोहित हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रोहित, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ, आपको धन्यवाद। आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए रोहित। आप समस्या दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजदूरों की समस्या पूरे देश में दिखाना चाहिए, लेकिन वो लोग चैनल में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। रोहित जी, टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए सर, क्योंकि आपकी आवाज बहुत डिले हम तक पहुंच रही है और हमें फिर आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इन मजदूरों की समस्या दिखाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, लापरवाही सरकार है और पूंजीपतियों की मदद कर रही है, गरीबों की मदद नहीं करती है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है रोहित जी, आपको लगता है कि सरकार ने जो मजदूरों को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार या तो किसानों पर पड़ रही है या मजदूरों पर पड़ रही है या फिर मिडिल फैमिली के लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रही है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार ने जो तमाम वादे किए थे, दावे किए थे, वो धरातल पर नजर भी आ रहे हैं? आपने देश के हित की बात रखी है, आपको धन्यवाद। और यही देश के मालिक हैं, यही देश के। चलिए रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। संदीप तिवारी हैं इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। संदीप, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सबसे पहले तो मैं एनबी न्यूज को धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता की हमेशा भलाई के लिए होते हैं। शुक्रिया संदीप जी। मैं आपको बताऊंगा कि जो मजदूरों के लिए सरकार कदम उठा रही है, तो सरकार कहती है कि हम मजदूरों के लिए अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं या 2,000 रुपए दे रहे हैं, जो भी है जी। और वो जो पैसा आ रहा है वो सीधे जनधन अकाउंट में आ रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार लगभग 50 लाख से ज्यादा अकाउंट बंद करवा दिए थे जी जी, जिसमें से लगभग 37.5% जो अकाउंट थे वो गरीबों के अकाउंट थे, जिसमें कोई लेन देन हुआ ही नहीं था जी। तो जब 50 लाख में अगर 37.5% अकाउंट बंद हुए हैं, सिर्फ गरीबों के हैं, तो उनमें तो पैसा जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो जो 50 लाख में 37% जो है मजदूर, वो तो ऐसे रह जाएंगे जी गरीब। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? बिल्कुल संदीप, लेकिन शुरुआत में तो यह भी कहा जा रहा था कि हमारे पास राशन की कमी नहीं है, पूरा स्टॉक हमारे पास है, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं कि इस वक्त पैसों की इतनी जरूरत नहीं है इतनी जितना राशन की जरूरत है, क्योंकि हमने पटरी की उन सीन को भी देखा है, वो दृश्य भी हमने देखे हैं जहां पर रोटी के टुकड़े भूख के सबूत छोड़ गए थे और वो बता रहे थे कि इन मजदूरों के आगे अब 2 रोटी भी नसीब उनको नहीं हो रही है। सवाल यह है कि जब हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास राशन का स्टॉक है, हर घर तक राशन पहुंचेगा, लास्ट पंक्ति में खड़े मजदूर तक राशन पहुंचेगा, वो तस्वीरें धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही है? सर, धरातल पे तभी नजर आएंगी जब राजनीति करने से छुट्टी मिलेगी ना। मजदूरों को की तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, सब तो राजनीति करने में लगे हैं। अभी मध्य प्रदेश की हमने तस्वीरें देखी थी, उसमें राशन के पैकेट बांट रहे थे, उसमें भी अपना फोटो लगाए थे पार्टी का। अब जब इस महामारी के वक्त पार्टियां ऐसा करेंगी तो देश तरक्की कैसे कर सकता है? मैंने तो भी तस्वीरें देखी जो स्टेशन पे
सॉरी माफ कीजिएगा, पटरी पे मजदूर लेटे हुए थे और ट्रेन गुजर गई थी इनके ऊपर से, मर गए थे। वो भूखे मजदूर थे। बिल्कुल संदीप, वो कल की ही तस्वीरें थी और सुबह के वक्त जो हादसा हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार तो अभी भी गंभीर नहीं है, क्योंकि ट्रेनों की अगर व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की गई है, तो वो कम पड़ रही है। और वजह इसके पीछे यही है कि अब ये एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से। अगर पहले सरकार इस पर ध्यान देती तो आज ये बर्डन नहीं पड़ता और सभी मजदूर बहुत इजीली तरीके से अपने घर तक पहुंच जाते। इसके लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, जो भी राज्य में फॉर्म भरे जा रहे हैं जाने के लिए जी, तो उसके लिए एक केंद्र का फॉर्म हो सीधे, उसमें जब जो भी व्यक्ति फॉर्म भरे तो उसमें अपने राज्य का नाम डाल दे, अपना नाम डाल दे। उसमें इतने 50 प्रकार के फॉर्म। पहली बात तो जनता है जो भी है, जो मजदूर हैं वो इतने पढ़े लिखे होते तो मजदूरी क्यों करते? उनको यही नहीं पता कौन सा फॉर्म हमें भरना है। अगर कहीं से पता चल भी जाता है तो फॉर्म गलत होता है, उनकी जो भी चीजें हैं गलत भर देते हैं उसमें, इस वजह से वो फंसे हुए हैं। बिल्कुल, जानकारी का भी अभाव है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो अनदेखी की जा रही है, इन लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है और वाकई अभी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। इम्तियाज अहमद हैं इस वक्त हमारे साथ, सऊदी अरेबिया से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इम्तियाज जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। सर ये जितना भी आज मजदूर पलायन कर रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाती है, क्योंकि सर जी इन्होंने ऐसा एक्शन जो एनी टाइम लिया है वो बहुत गलत एक्शन लिया। उनको खुद को मालूम है कि मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मजदूर जो है वो सब बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। उन्होंने एकदम से डिसीजन ले लिया, बंद कर दिया। अच्छा, बंद किया तो सर जितने दिन का लॉकडाउन किया उसमें उनको चाहिए कि सर जी जितने भी मजदूर हैं उनको वहां से हटाने की जो तो सुविधा दें, उनको अपने अपने घर पहुंचाने की सुविधा दें। इम्तियाज जी, जो शुरुआत में जो डिसीजन लिया गया था लॉकडाउन का, उसके बाद मजदूरों ने भी सब्र किया। ऐसा नहीं है कि मजदूरों ने सब्र नहीं किया, वो अब तक सब्र कर रहे थे। उनको लगा था कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन अभी भी भ्रम है उन लोगों में। उनको यह तक नहीं पता कि लॉकडाउन आगे खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा। सर जी उसमें बात यह है कि आप 15 दिन के लिए बंद किया, फिर उसमें 15 दिन आपने बंद किया तो उसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए कि हाँ हमारे मजदूर भाई जहाँ जहाँ फंसे हुए उनको ले जाने की सुविधा दे। आपने पूरा एकदम से लॉकडाउन कर दिया। अब सब बड़े शहरों में आप ये जान लीजिए कि 60% मजदूर जो है वो सब बाहर के रहते हैं। बिल्कुल, चलिए इम्तियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त एक कॉलर और है हमारे साथ, गुड़गांव से महेश हैं। महेश, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। हाँ नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इस विषय पर दिखा रहे हैं चैनल पर अपने। शुक्रिया सर। तो ये बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, इस टाइम मजदूर बहुत परेशानी में है। मैं एक्चुअली ऐसा समझता हूँ कि जो इसके पीछे मेन कारण है वो मिसमैनेजमेंट है। जो प्रशासन है अलग अलग जिलों के, तो कुछ जिलों के प्रशासन तो इसको हैंडल कर पा रहे हैं और वहाँ से मजदूर जा भी रहे हैं बाहर जी। लेकिन अब हर जगह तो व्यवस्था और वहाँ के अधिकारी जो है, क्योंकि कहीं कहीं बिल्कुल ये हिंदुस्तान है, यहाँ रिश्वतखोर व्यवस्था है, यहाँ तो प्रबंधन उस चीज का होता है जिसमें खुद को फायदा हो। तो अभी ऐसा बहुत सिंपल सा तरीका है इसका कि सारे मजदूरों को डीएम जो है सूचित कर दें कि भाई आप जो आपसे संबंधित थाना है आप वहाँ इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर पटवारियों को बिठा दिया जाए, पटवारी सबका रजिस्ट्रेशन कर दें। शाम तक प्रशासन को पता लग जाएगा कितने मजदूर कहाँ जाना चाहते हैं, ट्रेन का इंतजाम किया जाए, उनको भेज दिया जाए जी। लेकिन महेश, अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और ट्रेन और बसें कम पड़ रही हैं, क्योंकि ये डिसीजन तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था सरकार को, जब मजदूर लंबे समय से मांग कर रहे थे, जब ये पता था कि स्थितियां अभी भी लॉकडाउन की डेट आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में सरकार को पहले सोचना चाहिए था। आप विदेशों में जो फंसे हैं भारतीय, उनको लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंच रहे हैं जो बाहर विदेशों में फंसे थे भारतीय, उनको लाने के लिए सरकार चिंतित है। लेकिन मजदूरों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 700,000 किलोमीटर तक का सफर वो पैदल तय कर रहे हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर सरकार ये सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या इससे समझा जाए कि सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना राजस्व बढ़ाने पर है? सर, सरकार की जो परिभाषा है वो केवल सरकार की परिभाषा केवल प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पर खत्म नहीं हो जाती है।
सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रशासन। ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की कहीं नीयत खराब नहीं दिखाई दे रही कि वो नहीं चाह रहे कि भाई मजदूर अपने घर पहुंच जाएं और उनको खाना मिले जी। लेकिन जो प्रशासन है वो इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता या उसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। नहीं महेश जी, लेकिन हमें यह भी तो समझना होगा ना कि ऑनलाइन प्रोसेस ये की है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, लेकिन जो मजदूर हैं उनको कौन अवेयर करेगा? और ऑनलाइन फॉर्म अगर वो भरते हैं, इतनी तादाद में मजदूर हैं, जो डिसीजन सरकार ने अब लिया है वो सरकार पहले भी ले सकती थी। मजदूर तो तब से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको पता है कि कामकाज नहीं है। अब तक जो तमाम राशन उनके घर में पहुंच रहा था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ना तो कोई सामाजिक संगठन नजर आ रहा है, ना कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो उन लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि लोगों के सामने अपने लिए दिक्कतें हो गई तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये ऑनलाइन व्यवस्था ना करके, क्योंकि ये सारी व्यवस्था मजदूरों के लिए की जा रही है, इसमें ऑनलाइन व्यवस्था ना करके डीएम को सूचित करना चाहिए, क्योंकि मजदूर सब इकट्ठा होकर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेग्रीगेट होकर या बहुत जगह फैलाव में मजदूर रह रहे हैं। तो मजदूरों को सूचित किया जा सकता है कि भाई आप जो संबंधित थाना आपके पास पड़ता है आप वहां चले जाओ, वहाँ पटवारी बैठे हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। पटवारी ही उनसे पूछ के उनका नाम पता एक छोटा सा फॉर्म भर देगा और वहीं से रेलवे से कांटेक्ट करें, रेलवे उनके लिए ट्रेन का इंतजाम करे, उनको टाइम बता दिया जाए, क्योंकि ज्यादा मजदूर है। बिल्कुल महेश, लेकिन दिक्कतें ये भी है कि वो फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है। उनको ये भी नहीं पता है कि कौन से हेल्पलाइन नंबर है जिस पर अब वो जान सकते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो उसको लेकर क्या अब आगे प्रोसेस चल रही है। ये दिक्कतें भी लोगों के सामने आ रही हैं। चलिए महेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अरुण शर्मा है पठानकोट से फोन लाइन पर। अरुण जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सरकार की गंभीरता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े फैसले ले रही है, शराब की होम डिलीवरी की बात सामने आती है, तमाम रियायत दी जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ ये वो मजदूर हैं जो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि हमें हमारे घर तक छोड़ दीजिए। अब पैसे भी खत्म हो चुके हैं, कैसे ये घर जाएंगे? अब एक ही रास्ता इनके पास बचा है कि अब ये पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। आलम यह है कि सफर इतना लंबा है कि पांव में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी घर पहुंचना है इनको। कहां ये जाएंगे, क्या कमाएंगे, किस तरीके से आगे का इनका सफर होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने बनी हुई है। और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि ट्रैक का रास्ता इन्होंने अपना लिया है, क्योंकि अगर ये मेन रोड से जाते हैं तो पुलिस वाले इनको रोकेंगे, उसी से बचने के लिए ये अब शॉर्टकट रास्ते भी ढूंढ रहे हैं और जिस तरीके से घटनाएं भी सामने आ रही हैं। एक कॉलर है, निर्मल है इस वक्त फोन लाइन पर। निर्मल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जो भी सर लेबर रो सर जितनी प्रॉब्लम आ रही जो सर सरकार ने पता सी कि ये लंबा काम चलने वाला, सर सरकार ने पहले लॉकडाउन के अंदर ही सर सरकार को चाहिए इन्हें मजदूरों ने सर व्यवस्था कर सर वास्ते। निर्मल जी, आप मानते हैं कि सरकार को जो एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, यानी कि अब जो सुविधा दे रही है सरकार, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, बसों का इंतजाम किया गया है, ये सब कुछ तो पहले भी हो सकता था जब आपको पता था कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। स्थितियां अभी भी बेहतर नहीं हो पा रही हैं। जी सर, जितना भी सर जो लेबर का शोषण हो रहा है सर, सारे पॉलिटिशियन है सब सर शोषण कर रहे सर लेबर का सर जी आज डेट में। सर देखो आप टीवी में दिखा रहे हो सर, लेकिन छोटे बच्चे सर, एक मदर बैठी, छोटा बच्चा ले गोद में बैठे सर, कितनी देखो इन बच्चों को, इन मदर को कितनी सर समस्या देखो सर जो सरकार को पहले लॉकडाउन हुआ उसी में सर व्यवस्था दे दी सर सरकार को। बिल्कुल, चलिए निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। इंद्रेश सैनी हैं इस वक्त, हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड के। इंद्रेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी आपकी राय हो, आपका सुझाव हो आज इस रिपोर्ट को लेकर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त मजदूरों को लेकर है। ये प्रवासी मजदूर जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ये अपने उन ठिकानों से निकल चुके हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही इनकी रात गुजरी। छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए आप तस्वीरें, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। आज भारत का मजदूर रो रहा है और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि जो तमाम दावे और वादे सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं मजदूरों को लेकर, वो धरातल पर किया है। सड़क के रास्ते मजदूर जाएं तो पुलिस उनको रोक रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, और अगर वो ट्रैक के रास्ते जाते हैं तो किस तरीके से खतरा बना हुआ है। क्योंकि कल की तस्वीरें हमने जो देखी औरंगाबाद से सामने आई,
जिसने सभी को खिला कर रख दिया। ये भारत के वो मजदूर हैं जो ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं, खून पसीने की कमाई, लेकिन आज भी ये भूखे हैं। इनके पेट में भोजन तक नहीं है। 2 रोटी ने इनको आज इनके घर से दूर कर दिया। आज ये दूसरे राज्यों में पड़े हैं। लेकिन अब आलम यह हो चुका है कि लॉकडाउन के चलते अब सब्र जो है वो जवाब दे गया। आलम यह है कि अब इन्होंने यहां से निकलना शुरू कर दिया है। भले ही सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेनें या बसों का इंतजाम किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनको अब तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। अब तक राशन इनके घर पहुंच रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों के सामने अब खुद दिक्कतें आ रही है। एक कॉलर हैं, लेखराज हैं इस वक्त फोन लाइन पर। लेखराज जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर, मैं जीरपुर से बोल रहा हूँ। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी जाग नहीं आती पे, ये जो पब्लिक जा रही है इनको क्यों नहीं आप पकड़ते हैं ये जी? इनको मतलब इनको अपने आप फिक्र है, दूसरे का फिक्र नहीं है। नहीं लेखराज जी, ये वो मजदूर हैं जिनके घर में अब खाने के लाले तक पड़ चुके हैं, राशन तक नहीं है। क्या आप खुद ही अंदाजा लगाइए, क्या एक हफ्ते आप बिना खाए बिना पिए आप रह सकते हैं? वो बात तो ठीक है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसकी देखभाल करना। एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेखराज जी, आपको लगता है कि जो जिस तरीके से दावे बड़े बड़े सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे, अब वो धरातल पर खोखले साबित नजर आ रहे हैं? सर वो तो आप भूल जाओ, मैं जीरपुर में रहता हूँ, म्युनिसिपल काउंसिल है यहाँ, कमेटी है, 1 वर्ष स्प्रे हुई है, अभी तक स्प्रे नहीं हुई टिल नाउ। एक बार स्प्रे करी है उन्होंने, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है, कोई नहीं आता यहाँ जी। कोई कुछ मैं कहते अपने पता नहीं कोई काम करता ही नहीं है जी, अधिकारी कोई नहीं आता। हाँ ये है कि लोग अपने आप ही अंदर बैठे हैं जी। लेकिन कब तक लेखराज जी, सवाल यही है कि कब तक इंसान सब्र करेगा? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जहां आप रहते हैं, जीरकपुर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां पर भी तमाम ऐसे जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, वो रह रहे हैं? फिलहाल वहां पर आसपास प्रवासी मजदूरों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अगर वो दिक्कत में है तो क्या आप लोग उनकी मदद करते हैं? मदद करते हैं लोग मदद करते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है जी। हाँ, यहाँ जीरपुर में मतलब मदद कर देते हैं हम लोग जी। चलिए लेखराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है और मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में जरूर उन लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त आलम यह हो चुका है कि संकट की घड़ी है। लोगों के सामने ना तो कमाने का कोई जरिया है और घर में राशन तक खत्म हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे? लंबा सफर आगे भी तय करना है। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये मजदूर इस वक्त संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। कोरोना से कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन भूखमरी इनको अपनी चपेट में जरूर ले लेगी, अगर इसी तरीके से स्थितियां, इसी तरीके से तस्वीरें सामने आती रहीं। एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, उपेंद्र हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरे समझ से सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित बिहार के मजदूर हो रहे हैं, जो हर राज्य के हो रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग तो बिल्कुल छले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम वो कर रहे हैं, सरकार जो है आपस में पैसे के लेन देन के होड़ में अपने मतलब कि अपना श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है, और मजदूर बेचारे परेशान हैं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, लेकिन बात सिर्फ बिहार की नहीं है, तमाम राज्यों से मजदूर इस वक्त दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, क्योंकि कल को जो घटना घटी थी, कल जो वाली घटना है, उसमें मध्य प्रदेश के वो मजदूर थे। जी वो तो है सर, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। वहाँ प्रवक्ता देखिए जो बैठ रहे हैं, एक अजय आलोक जी हैं, बिहार के बड़े डॉक्टर अजय आलोक, देखता हूँ वो केवल कहते हैं कि हम इतना पैसा महीना भेजते हैं, इतने एडवाइजर हैं, और जब मैं पता लगाया खुद गांव से मेरे 5,000 10,000 लोग घर से भेज रहे हैं, तो किसी तरह लोग गुजारा कर रहे हैं। और नहीं भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ जिस तरीके से जो डोनेट किया गया है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तरफ से, पीएम केयर फंड में वो पैसा भी आया है, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास राशन का भरपूर स्टॉक है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ पड़ी है कि अब जो मजदूर हैं वो प्लान करने के लिए मजबूर हैं और उनके घर में राशन तक नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं वो जुटा पा रहे हैं? देखिए सर, यहाँ कैमरे के सामने कुछ लोग और कह रहे हैं अपनी वाहवाही में, सारी पार्टियां अपना श्रेय लेने की ओर में है, कहीं बहुत ही परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ना, मेरी भी बात होती है बाहर लोगों से, वो लोग कहते हैं कि बहुत बुरी हालत में, भाई 1-2 दिन कोई कितना दिन खाना देगा, कितना दिन से बटोरेगा। हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि अगर एक शख्स को खाना पहुंचाया जा रहा है तो कम से कम 1000 फोटो उसके साथ खिंचवाई जा रही है, यानी कि शो ऑफ सबसे ज्यादा हो रहा है।
और उसमें बाकायदा जो राशन के पैकेट लोगों को बांटे जा रहे हैं उसमें भी बाकायदा सरकार का स्टिकर लगा है, फोटो तक लगाई गई है। यानी कि शो ऑफ के चलते मजदूरों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। मनमोहन सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। मनमोहन जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, जितने भी प्रदेशों में हमारे मजदूर भाई फंसे हैं उनके साथ पूरी मानवीयता के साथ हमें बर्ताव करना चाहिए। और जहाँ तक ये मजदूर लोग जो है कम पढ़े लिखे होते हैं तो सीधा इनका ना थाना जो होते हैं, थाना प्रत्येक प्रदेशों के जो थाना है वहाँ का नंबर दे दिया जाए। जी जी, क्योंकि पुलिस सबसे बड़ी डर का वजह है। मैं भी देख रहा था सारे जितने भी लोग हैं ना पुलिस से ज्यादा डर रहे हैं, जबकि पुलिस अच्छा काम कर रही है इस बार कोरोना के चलते। जी जी, तो एक प्रकार से उनको सहयोग पुलिस डिपार्टमेंट से भी मिलेगा, सीधा थाना में फॉर्म भरने का ऑप्शन यदि दें उनको जी, तो कुछ हद तक इन लोग भटक रहे हैं दर दर, उनके पाँव में छाले पड़ रहे हैं, खेतों के रास्ते पहाड़ों पर ये दर दर भटक रहे हैं सर, जी है ना। ये इनसे मतलब मजदूर जो वास्तव में इनको हेल्प हो पाएगा, फौरी तौर पर तत्कालिक पैसे की मदद नहीं चाहिए, हम उनको मानवता बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही है कि इस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी की जरूरत है कि अगर 2 टाइम का खाना मिल जाए और पेट भर जाए तो ये मजदूर फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन मनमोहन जी, आपको क्या लगता है कि ये वही मजदूर हैं जो शुरुआत से ये कह रहे थे कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को जब ये पता था कि स्थितियां सुधरेंगी या नहीं सुधरेगी, लॉकडाउन को आप बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये डिसीजन तो सरकार पहले भी ले सकती थी। हाँ जी सर, जी जी जी, जो बाद में हुआ वो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हमारे जो फंड में पैसा दिए हैं, बहुत सारे कर्मचारी संघों से गए हैं, व्यापारी संघों से गए हैं, सेलिब्रिटियों से भी गए हैं, तो सीधा कुछ पैसे ना 25% या 30% थाना सीधा थाना के माध्यम से रिजर्व रखें। ऐसे मजदूर जो रोड में मिले ना वो थाना प्रभारी अपने हिसाब से उनको खर्चा कर सके, ऐसे मजदूरों के हेल्प के लिए उनको उन राशियों को मतलब 2-3 वर्गों में बांट दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा सर, है ना। या तो कलेक्टर के थ्रू हो, बिल्कुल, जिला प्रशासन के थ्रू, या थाना प्रभारी जो है। इसमें मेरे ख्याल से ना पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है मजदूरों को सलामत उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। चलिए मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ, प्रियल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रियल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मेरे देश का मजदूर रो रहा है। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए इनके पास पैसे तक नहीं है, कामकाज ठप पड़ा है, जाए तो जाए कहां, सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार को सोचना होगा इन मजदूरों के बारे में। पुलिस से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वो शॉर्टकट रास्ते, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कल सामने आई थी, देश को हिला देने वाली, झकझोर देने वाली वो तस्वीरें थी। प्रियल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। प्रियल, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। सर, ये जो हालात है इसको देख के बहुत बुरा लग रहा है, जैसे ये लोगों सड़कों पे जा रहे हैं। मैं अपनी राय ये देना चाहती हूँ सरकार को कि ऐसे इन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए खाने पीने की। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी नौबत आ पड़ी कि जो मजदूर हैं अब पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं? और कल की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, औरंगाबाद में जो घटना घटी थी। हाँ जी सर, उनको सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो मजदूर हैं कि इनको खाने की व्यवस्था करे यहाँ से, फिर इनको आगे की भी दे। कि सरकार वाकई अब गंभीर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, शराब की छूट दे दी गई है, राशन की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ है, लेकिन मजदूरों की तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं उनके लिए बाकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ान भर रही है, तमाम जो बाहर फंसे थे वो अब आ चुके हैं, लेकिन हमारे देश के मजदूर आज पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। सर, सरकार इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ले रही है। जहां हम देख रहे हैं इनके हालात बहुत बुरे हैं। सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ, हम इनके साथ हैं, हम इनको कुछ खाने के लिए राशन वगैरह दें। सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। जी ठीक है। चलिए प्रियल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से अपडेट करवा देते हैं। संत कबीर नगर में ऑटो सवार महिला से खाकी ने बदसलूकी की है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, चालान का डर दिखाकर यह वसूली की गई है। बीमार पति का इलाज कराकर घर ये लौट रही थी महिला, लेकिन इससे यह वसूली की गई है। धनघटा क्षेत्र के बकौली बाग के निकट का मामला यह बताया जा रहा है। तो यूपी के संत कबीर नगर में ऑटो सवार महिला से खाकी ने 500 रुपए वसूले हैं।
चालान का डर दिखाकर यह वसूली की गई है 500 रुपए इस महिला से। ये ऐंठे गए हैं। एक तरफ महामारी का संकट है, दूसरी तरफ यह शर्मनाक घटना सामने आ रही है। धनघटा की ये मामला सामने आया है, जहां पर ऑटो सवार महिला से खाकी ने 500 रुपए वसूले हैं। ये कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। बीमार पति का इलाज करवाकर ये महिला लौट रही थी और पुलिस वाले ने इससे ये 500 रुपए ऐंठे हैं, डरा धमकाकर चालान के नाम पर। संत कबीर नगर में ऑटो सवार महिला से ये 500 रुपए वसूले गए हैं। चालान का डर दिखाया गया, महिला को इतना ज्यादा डराया गया, उसके बाद 500 रुपए उससे ऐंठे गए हैं। महिला का पति बीमार था, उसका इलाज करवाकर वो लौट रही थी। धनघटा क्षेत्र के बकौली बाग के निकट का यह मामला है। अपने आप में बहुत ही शर्मनाक वाकया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस बहुत ईमानदारी से काम कर रही है संकट की घड़ी में, लेकिन ऐसे कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ वो सवाल खड़े कर रहे हैं। धनघटा क्षेत्र के बकौली बाग के निकट का यह मामला है, जहां पर एक महिला से ये पैसे वसूले गए हैं 500 रुपए, और ये वो महिला थी जो अपने बीमार पति का इलाज करवाकर लौट रही थी। इस महिला को डराया धमकाया गया और चालान के नाम पर 500 रुपए वसूले गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मवीर गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर है। धर्मवीर, ये हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मवीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धर्मवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बहुत दुर्भाग्य है ये, अगर इस तरीके की खबरें सामने आती है संकट की घड़ी में। एक महिला जिसका पति बीमार है, वो उसका ट्रीटमेंट करवाकर लौट रही है, तो पुलिस की तरफ से, ये भ्रष्ट पुलिसकर्मी की तरफ से दबाव बनाया गया महिला पर, उसको डराया धमकाया गया और चालान का डर दिखाकर 500 रुपए उससे ऐंठे गए हैं। इस संकट की घड़ी में जब लोगों के सामने तमाम परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, कामकाज पूरी तरह से ठप है, और ऐसे दुख की घड़ी में इस तरीके की घटना को अंजाम देना यह कहां तक जायज है? तो बहुत ही शर्मनाक वाकया ये सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक महिला से 500 रुपए ये ऐंठे गए हैं। महिला को डराया धमकाया गया, चालान के नाम पर ये 500 रुपए महिला से लिए गए हैं। संत कबीर नगर में ऑटो सवार यह महिला बताई जा रही है, जिससे 500 रुपए खाकी ने वसूले हैं। चालान का उसको डर दिखाया गया, डराया धमकाया गया, और उसके बाद ये 500 रुपए महिला से लिए गए हैं। बीमार पति का इलाज करवाकर ये महिला घर लौट रही थी, यानी कि एक दुख उसके ऊपर दूसरा इस तरीके की घटना उसके साथ घट जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं संकट की घड़ी में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। आलम यह है कि कामकाज पूरी तरह से ठप है। जैसे कैसे करके लोग गुजारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। खाकी को लेकर अब तक हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन यह खबर शर्मसार कर देने वाली है। संवाददाता रवि प्रजापति इस वक्त फोन लाइन पर है। रवि, जो तस्वीरें, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि खाकी को लेकर अभी जहां भी हम सुन रहे हैं जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन यहां पर खाकी ने एक महिला को डराया धमकाया और 500 रुपए चालान के नाम पर लिए गए हैं। रवि, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बीमार पति का इलाज करवाकर यह महिला लौट रही थी, जिससे 500 रुपए वसूले गए हैं। बताया जा रहे हैं कि खाकी का ही यह कोई पुलिसकर्मी था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। महिला को चालान का डरा धमकाकर उससे ये 500 रुपए ऐंठे गए हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं हम तमाम मजदूरों की जो इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार की गंभीरता क्या है वो समझी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं, खाने के लिए राशन तक नहीं बचा। लोग इनकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा? लॉकडाउन को लेकर इनमें भ्रम है कि वो खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा। अगर खुलता है तो किन शर्तों के आधार पर खुलेगा? कॉलर हैं बलजीत कौर हैं इस वक्त जलंधर से हमारे साथ फोन लाइन पर। बलजीत, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सत श्री अकाल सर। जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय।
हाँ जी सर, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 5-5 ਸਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੋ ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ 5-5 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बाद में ये मुआवजा जो दिया जाता है उससे कोई फायदा नहीं है। अगर शुरुआत में सरकार संज्ञान ले, इन मजदूरों के बारे में सोचती तो आज तस्वीरें ये सामने नहीं आती। ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ है नहीं, क्यों नहीं सोचती है सरकार ਪਹਿਲਾਂ। बिल्कुल, चलिए बलजीत कौर जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जगदीश मीणा है इस वक्त राजस्थान से। जगदीश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कह रहा था, ये मजदूर हैं बेचारे, रोडों पैदल चल रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल जगदीश जी, आपको क्या लगता है कि सरकार एक तरफ कहती है कि स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, दूसरी तरफ हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर मजदूर कई किलोमीटर सफर तय करने के लिए मजबूर हैं। अरे सर, जब विदेश से अपन ला सकते हैं गाड़ियों हेलीकॉप्टर में, तो अपन यहाँ से ट्रेनों से बस से व्यवस्था करके यहाँ के लोगों को नहीं ला सकते क्या। तो जगदीश जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जो फ्लाइट से जिन लोगों को लाया जा रहा है इंडिया में, जो हमारे भारतीय बाहर फंसे हुए हैं, उनसे पूरा किराया लिया जा रहा है, ये मजदूर हैं, ये किराया नहीं दे पाएंगे, क्या आपको लगता है कि सरकार का फोकस सिर्फ उन्हीं लोगों पर है, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है सरकार, मजदूरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? नहीं सर, मजदूर हैं तो मजदूर बेचारे वही तो फैक्ट्री चलाते हैं, वही करते हैं, वही अपन को खाना देते हैं। अगर मजदूर नहीं होंगे तो आप तक या मेरे तक कोई खाना पहुंच जाएगा, या अनाज पहुंच जाएगा, या जरूरतमंद चीज पहुंच जाएगी क्या। बिल्कुल, चलिए जगदीश जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं प्रदीप हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रदीप स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो प्रदीप जी स्वागत है आपका, टीवी की वॉल्यूम सर कम कर दीजिए। प्रदीप जी रखिए अपनी राय। चलिए प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आज रिपोर्ट आपने देखी, तमाम प्रतिक्रिया भी आपने सुनी होगी। सवाल यही है कि कब तक मजदूरों की जिंदगी के साथ हम यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं मजदूरों को लेकर, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। अब सरकार को सोचना होगा, क्योंकि लंबे समय तक ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगी। आलम यह हो चुका है कि मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और कई किलोमीटर सफर उन्होंने तय किया है, पाँव में छाले पड़े हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब ट्रैक पर रोटियों के टुकड़े पड़े थे। यानी कि भूख के जो सबूत हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट दिखाने के बाद सरकार जागेगी और वाकई मजदूरों के बारे में भी सोचेगी, ताकि इनकी स्थिति बेहतर हो सके और समय पर इनको इनके घर पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।